पहले के वक्त में किसी घर पे प्ले स्टेशन जैसी चीज होना अमीर होने की निशानी मानी जाती थी। अब हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को तो बहुत जिद करने के बाद ही एक कंप्यूटर खरीद कर दिया जाता था, वो भी इसीलिए ताकि हम उसमें पढ़ाई कर सके। लेकिन देखो आज तक का रिकॉर्ड है कि जिस भी बच्चे को उसके घर वालों ने पर्सनल कंप्यूटर खरीद के दिया है वो कभी भी उसे पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, है कि नहीं। अब भले ही हमें साइंस या मैथ्स ना आता हो, लेकिन हम ये अच्छे तरीके से जानते थे कि मोबाइल और कंप्यूटर्स सिर्फ गेम्स खेलने के लिए ही बने हैं। और अगर आपने मोबाइल गेम्स खेला है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने गेमलॉफ्ट कंपनी का नाम ना सुना हो। गेम शुरू होने से पहले आने वाला उसका लोगो आज भी मेरे दिमाग में छिपा हुआ है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में गेमलॉफ्ट अपने हाई क्वालिटी गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता था। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं एक पॉपुलर रेसिंग गेम खेल रहा था ना, तब अचानक मेरे दिमाग में आया कि यार आखिर ये गेमलॉफ्ट कंपनी अचानक से गायब कहाँ हो गई है। थोड़ा रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि यार इस कंपनी की तो वाट लगी पड़ी है। पिछले बहुत सालों से मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी का ध्यान गेमलॉफ्ट से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पहले लोग हर नए एस्फाल्ट रेसिंग गेम के वर्जन को डाउनलोड करने के लिए भागा करते थे, आज उसी गेम का कोई नामो निशान तक नहीं जानता। जो कंपनी साल 2014 से 2015 के बीच की लीडिंग मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी थी, अचानक उसका डाउनफॉल इतना ज्यादा बुरा कैसे हो गया? वेल, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। देखो, मिचेल गुलेर्मो नाम के एक आदमी ने गेमलॉफ्ट कंपनी की स्थापना साल 1999 में की थी। मिशेल अपने गेमिंग स्टूडियो को उस ऊंचाई तक ले गया जहां तक जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक वक्त ऐसा आया था जब गेमलॉफ्ट कंपनी के गेम्स को करोड़ों लोग डाउनलोड कर रहे थे और गेमलॉफ्ट अंधे पैसे में डूबी हुई थी। लेकिन यार यहाँ पर कोई तो वजह होगी ना कि गेमलॉफ्ट के गेम्स एक्सेप्शनली इतने अच्छे और पॉपुलर थे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि उन्होंने कोई जादू की छड़ी चलाई हो और अचानक सारे गेमर्स इस कंपनी के गेम्स डाउनलोड करने लगे। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने एक बेहद ही यूनिक स्ट्रैटेजी पकड़ ली थी जो सिर्फ उस वक्त के हिसाब से यूनिक थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया में हर किसी के पास प्ले स्टेशन नहीं हुआ करता था और तो और कंप्यूटर्स भी उस वक्त हर घर में मौजूद नहीं हुआ करता था। मैं अक्सर ही अपने दोस्तों के घर जाकर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो या नीड फॉर स्पीड जैसे गेम्स खेला करता था। लेकिन मोबाइल फोन के इन्वेंशन के बाद ऑलमोस्ट हर घर में ना एक मोबाइल फोन आ गया था और हम सब जान गए थे कि इस छोटे से डिवाइस में भी गेम खेला जा सकता है। अब ज्यादातर इन मोबाइल्स में इनबिल्ट गेम्स हुआ करते थे जो बेहद ही बोरिंग थे। अब सच कहूं तो हर गेमर को ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और हाई क्वालिटी रेसिंग गेम खेलने की लत लग गई थी, जो वो कंप्यूटर्स और प्ले स्टेशंस ना होने की वजह से नहीं खेल पाते थे। और यहीं पे आ जाती है गेमलॉफ्ट कंपनी अपने ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी के साथ। उन्होंने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो से इंस्पायर होकर गैंगस्टर वेगस का गेम निकाला जो आप मोबाइल फोन पर खेल सकते थे। रेसिडेंट एविल भी उस वक्त कंप्यूटर्स और प्ले स्टेशन पर फेमस हो रहा था, तो उसे मैच करने के लिए गेमलॉफ्ट ने ज़ॉम्बी इन्फेक्शन रिलीज किया। अब हालो भी एक बहुत ही पॉपुलर पीसी गेम था, इसलिए उसे मैच करने के लिए गेमलॉफ्ट ने नोवा सीरीज रिलीज की। अनचार्टेड, जिसकी आज मूवी भी निकल चुकी है, वो भी एक पॉपुलर प्ले स्टेशन गेम था जिसे गेमलॉफ्ट ने शैडो गार्जियन के नाम से रिलीज किया था। अब पहले वाले गेम्स को केवल पीसीज और प्ले स्टेशन पर खेला जा सकता था, लेकिन गेमलॉफ्ट के गेम्स को आराम से मोबाइल फोन्स पर खेला जा सकता था। अब ये गेम्स पहले से ही पॉपुलर थे, इसलिए गेमलॉफ्ट को इनकी मार्केटिंग करने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक टाइम जरूर आया था जब मिशेल पर सवाल उठते रहे थे कि वो तो सिर्फ पॉपुलर गेम्स की सस्ती कॉपीज बनाकर बेच रहे हैं, लेकिन मिशेल ने बात टालते हुए कहा कि वो तो बस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और वैसे भी साल में सिर्फ एक या दो यूनिक आइडियाज वाले गेम्स बनाए जा सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ना उनके इसी सोच ने गेमलॉफ्ट कंपनी के डाउनफॉल की शुरुआत कर दी थी। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि गेमलॉफ्ट कंपनी बेहद ही हाई क्वालिटी और वेल पॉलिश्ड गेम्स निकालती है। अब चाहे ग्राफिक्स हो, कैंपेन मोड हो या ओरिजिनल गेम प्ले हो, वो कुछ ना कुछ करके उसे इंटरेस्टिंग बना ही देती थी। अब एक और चीज जो गेमर्स को गेमलॉफ्ट के बारे में पसंद आई थी वो थी नो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। देखो, किसी भी हालत में गेमलॉफ्ट बीच गेम में एड दिखाकर गेमर्स का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता था। आजकल तो बिना एडवर्टाइजमेंट के मोबाइल गेम्स खेलना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। अब भाई इसी से तो गेम बनाने वाले कंपनीज भी पैसे कमाते हैं, है कि नहीं? वरना फ्री में हर चीज कैसे मिलेगा? लेकिन गेमलॉफ्ट इस मामले में बेहद ही स्ट्रिक्ट थी। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वो
पैसे कैसे कमाती थी। तो देखो यहाँ पर गेम लॉफ्ट ने डिसाइड किया कि वो गेमर्स से सिर्फ वन टाइम गेम परचेस करने के लिए पैसे लेंगे और फिर कभी भी 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे। अब अच्छी बात ये थी कि उनकी ये स्ट्रैटेजी काम कर गई, खास करके iOS वर्जन के मोबाइल्स यूज करने वाले गेमर्स के बीच। अब देखो जो लोग आईफोन्स को अफोर्ड कर सकते थे वो इन छोटे मोटे गेम्स को अफोर्ड कर ही सकते थे। गेम लॉफ्ट ने टोटल 190 से भी ज्यादा गेम्स बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी पर फोकस किया हो। उल्टा उनकी पॉलिसी हमेशा से ये कहती थी कि वो हर गेम को बेस्ट क्वालिटी देने पर फोकस करेंगे। जहां रॉकस्टार वाले सिर्फ क्राइम कैंपेन गेम्स बना रहे थे या FPS यानी कि फर्स्ट पर्सन पर फोकस करने वाले गेमिंग स्टूडियोज केवल शूटिंग गेम्स बना रहे थे ना, तो वहीं पर गेम लॉफ्ट हर कैटेगरी और हर एक जॉनरा को टारगेट करके गेम्स रिलीज कर रही थी। उनका मार्केट इतना बड़ा हो चुका था कि हर कोई जुबानी उनके बारे में जानता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो पहाड़ से सीधा खजूर के पेड़ पर आ लटके। तो देखो सबसे पहली प्रॉब्लम थी पैसा। उनके अपने मोबाइल गेम्स में एड्स का रन नहीं करना धीरे धीरे गलत फैसला साबित होने लगा। अब जहां दूसरे गेम्स एड्स रन करके लाखों रुपए कमा रहे थे ना, वहीं पर गेम लॉफ्ट इस रेस में पीछे छूटते जा रहा था। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो हाई मेंटेनेंस गेम्स बना रहे हैं तो उसे रन करने के लिए पैसे भी उतने ही लगेंगे। तो सिर्फ गेमर्स के एक बार खरीद लेने से वो पैसे प्रॉफिट में बदल नहीं पा रहे थे। इवेंचुअली उन्हें गेम लॉफ्ट एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन सेटअप करना पड़ा ताकि और पैसे कमाए जा सके। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि प्रीमियम गेम्स मार्केट को पूरी तरह टेक ओवर करने लगे थे। गेम लॉफ्ट के गेम्स को खेलने के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन उसी क्वालिटी के गेम्स अब फ्री में हर जगह मौजूद होने लगा और ये कंपनीज ना एड्स और माइक्रो ट्रांजैक्शंस के जरिए ढेर सारे पैसे कमा रही थी। मतलब कि जैसे PUBG मोबाइल है ना, बिल्कुल फ्री, लेकिन उसके अंदर जाकर आप छोटे छोटे चीजों को खरीद सकते हो। इसी तरीके को फ्रीमियम पॉलिसी कहा जाता है। पर यहाँ पर गेम लॉफ्ट इस रिसेंट ट्रेंड को अच्छे से पकड़ ही नहीं पाई थी। एक टाइम ऐसा आया जब गेम के अंदर मौजूद स्किन्स बेहद ही पॉपुलर होने लगे। गेमर्स बिना सोचे समझे माइक्रो ट्रांजैक्शंस कर रहे थे और बैटल पास, रॉयल पास और क्रेट्स खरीद रहे थे। प्रीमियम गेम्स ने गेम लॉफ्ट का बहुत सारा मार्केट खा लिया, लेकिन असल में गेम लॉफ्ट कंपनी बर्बाद हुई विवेंडी की वजह से। देखो विवेंडी एक फ्रेंच मास मीडिया जायंट है जो गेमिंग बिजनेस को पूरी तरह ऑक्यूपाई करना चाहती थी। ये समय 2015 से 2016 के बीच का था जब गेम लॉफ्ट हैवी लॉसेस में चल रही थी और उनके कई गेमिंग स्टूडियोज बंद हो रहे थे। अब मौका देखकर विवेंडी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और गेम लॉफ्ट के कुछ % शेयर्स खरीद लिए। लेकिन मिशेल नहीं जानते थे कि विवेंडी के असली प्लान्स क्या है। धीरे धीरे करके विवेंडी गेम लॉफ्ट को पूरी तरह टेक ओवर करने लगा। 6% से शुरू करके केवल कुछ ही महीनों में वो 30% शेयर होल्डर बन गया। मिशेल ने सभी को एडवाइस किया कि विवेंडी को अपने शेयर्स बेचना गलत डिसीजन है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो 56% शेयर्स खरीदकर मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गया था। बहुत जल्दी ही गेम लॉफ्ट का 96% शेयर विवेंडी के पास चला गया और लिटरली पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही बदल दिया गया। इससे हुआ ये कि जिस विजन के साथ गेम्स बनाए जा रहे थे ना, वो इस नए बॉस के आ जाने पर पूरी तरह से चेंज हो गए। नए तरह के गेम्स नए डायरेक्शन और प्लानिंग के साथ बनने लगे। मॉडर्न ट्रेंड्स को अप्रोच किया गया और माइक्रो ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया जाने लगा और इससे हुआ ये कि गेमर्स की फीलिंग्स पूरी तरह से बदल गई। अब पहले वो गेम लॉफ्ट के गेम्स उसके इंटरेस्टिंग कैंपेन, स्टोरी मोड को खेलने के लिए डाउनलोड किया करते थे, लेकिन अब नए गेम्स में कैंपेन मोड्स लगभग गायब हो गए और गेमर्स को माइक्रो ट्रांजैक्शंस करने पर मजबूर करने लगे। धीरे धीरे इन नए गेम्स की पॉपुलैरिटी गिरने लगी और कुछ गिने चुने लोग ही उसे खेलने लगे। अब मैं आपको बता दूं कि मोबाइल गेम्स को कांस्टेंट अपडेट्स की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि गेम लॉफ्ट के गेम्स पॉपुलर ही नहीं हो रहे थे, इसीलिए उसे बीच में ही छोड़ दिया जाता था। अब इस शौक से गेम लॉफ्ट उभरी ही नहीं थी कि उसके कंपटीटर्स ने और जोर से उन्हें लात मार दी। पहले मोबाइल गेमिंग वर्ल्ड में कुछ गिने चुने स्टूडियोज ही थे, लेकिन अब कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ गया है। टेंसेंट और नेटीज ने तो जैसे हर तरफ से मोबाइल गेम को टेक ओवर कर लिया है। एक्टिविजन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने भी अपने खुद के मोबाइल गेम्स रिलीज करने शुरू कर दिए हैं। इस वजह से गेम लॉफ्ट कंपनी की एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें वो पॉपुलर गेम्स के स्पिन ऑफ बनाकर रिलीज किया करती थी ना, वो भी अब फेल हो रही है। अब यार ऐसा नहीं है कि गेम लॉफ्ट पूरी तरह से लॉस में चली गई है या उनका नाम बिल्कुल ही खत्म हो गया है। आज भी हर महीने 15 लाख लोग इसके गेम्स डाउनलोड करते हैं और करोड़ों लोग इन्हें खेलते भी है। गेम लॉफ्ट अब पीसी पर भी अपने गेम्स रिलीज कर रही है, तो देखा जाए तो अब तक उनका फ्यूचर पूरी तरह डार्क नहीं हुआ है। हो सकता है कि आज से 5 साल बाद मैं गेम लॉफ्ट के राइज पर एक और वीडियो बना दूं। अब मुझे याद से कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गेम लॉफ्ट का कौन सा गेम बेहद ही पसंद है। वैसे
मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे एस्फाल्ट 8 खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। मैं एस्फाल्ट 8 को बहुत बार खेल चुका हूं अपने फोन में, जो कि मैं मानता हूं कि गेम लॉफ्ट का वन ऑफ द बेस्ट गेम था। आप अपने फेवरेट गेम का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।